बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 33 स्टार्ट करता हूँ। द 4 बिग मैक्रो इकनॉमिक इशू एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स। टू स्टडी एनी मेजर इशू और प्रॉब्लम इन मैक्रो इकनॉमिक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एड्रेस एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, इसकी डायग्नोसिशन क्या है, और उसके बाद इस पे जो पॉलिसीज़ बनाई हैं वो क्या बनाई हैं कि नेक्स्ट टाइम ये ना हो। ये 3 चीज़ें होती हैं जो मैक्रो इकनॉमिक में डील करती हैं। बेसिकली 4 प्रॉब्लम्स हैं मैक्रो इकनॉमिक में, ठीक है, बड़े प्रॉब्लम जिन्हें कहा जाता है। एक तो है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, दूसरी है इन्फ्लेशन, तीसरी है बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, और लास्ट वन है लैक ऑफ ग्रोथ। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है भला? अनएम्प्लॉयमेंट होती है, बेसिकली डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मीन जो टोटल हमारी एक्सेप्टिंग जॉब, यानी कि टोटल जितनी पॉपुलेशन है उसमें से कितने परसेंट लोग एम्प्लॉयड हैं और कितने परसेंट लोग बेरोज़गार हैं। ये जो बेरोज़गार बंदे हैं बेसिकली यही अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन अब ये भी डिपेंड कर रही होती है कि बेरोज़गार बंदे वो जो हैं, क्या वो जॉब भी करना चाहते हैं कि नहीं, या वो घर पे ही रहना चाहते हैं। हमें नज़र आ रहा है घर में 7 बंदे हैं, 7 मर्द हैं, जिनमें से सिर्फ 2 काम करते हैं, 5 घर में रहते हैं। हमारी नज़र में तो वो ये जो 3 बंदे नहीं काम करते, इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है मुल्क में। ऐसी बात नहीं है, क्या पता उनमें से 2 काम करना ही ना चाहते हो और एक का कोई इशू हो जिसकी वजह से वो ना करना चाहता हो, यानी कि तीनों ही काम ना करने चाहते हो। तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक्सेप्टिंग जॉब को देखी जाती है। इसी में हम पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले तो ये है कि ये जो हमारे पास 4 मेजर प्रॉब्लम्स हैं, इनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, हिस्ट्री क्या है। बेसिकली जो हिस्ट्री है इसकी अनएम्प्लॉयमेंट की बिगन होती है कब से, जब ग्रेट डिप्रेशन आया था। ग्रेट डिप्रेशन कब आया था? 1929 1933 इसके दौरान, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेशन कब हुई? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। महंगाई हुई थी जब 1970 और 70 के अंदर, जब ऑयल प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ कर गई थी। टू ऑयल प्राइसेस शॉक, ठीक है। ऑयल प्राइसेस जब इंक्रीज़ कर गई थी 1970 में, तो इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, क्योंकि ऑयल पे डिपेंड कर रही होती है पूरी इंडस्ट्री, ठीक है। 1980 के अंदर हमारे पास ग्रेट चैलेंज था, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम आ गया था। क्यों आया था? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट उनकी कम या अब ज़्यादा जो भी है वो व्हाट्सएवर वो हो गई थी। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है उसकी हिस्ट्री? उसकी हिस्ट्री यही है कि 1929 से 1933 के दरमियान जब ग्रेट डिप्रेशन आया, तो ये गौर से सुनिएगा क्योंकि MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1929 से 1933 के दौरान जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो 25% ऑफ US एंड वेस्टर्न यूरोप जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हो गए थे। यानी कि अगर 100 उनकी पॉपुलेशन है तो 25 लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉय थे, और ये बहुत बड़ा फिगर होता है, ठीक है। ये जो है वॉर चलती रही। अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द प्रॉब्लम सबसाइड ड्यू टू हायर गवर्नमेंट डिफेंस फंडिंग, ठीक हो गया। और रिक्रूटमेंट, सेकेंड वर्ल्ड वार में जाके ये थोड़ा बहुत मसला हल हुआ था, जब रिक्रूटमेंट ज़्यादा हुई थी। किसके लिए? डिफेंस पर्सनस के लिए। आर्मी वगैरह जो है वो हायर की गई थी और उनके ऊपर स्पेंडिंग हुई थी डिफेंस के लिए। यूरोप एंड ईस्ट एशिया, मैनी कॉलोनीज गेंड इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग दैट टाइम। सेकेंड वर्ल्ड वार में पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ है, उसके अलावा और भी काफ़ी ममालिक हैं जो कि आज़ाद हुए हैं 1940 से 1960 के दौरान, ठीक है। एंड अंडरटुक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव्स विच अब्जॉर्व अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स, ठीक है। ये जब डिफरेंट ममालिक आज़ाद हुए हैं, जिनको ये कॉलोनीज़ कह रहा है, जिसमें जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया भी आज़ाद हुए हैं, इसके ऊपर नहीं तो वो जो है ब्रिटिश चल रही थी हुकूमत उनकी। तो जब ये आज़ाद हुई तो काफ़ी हद तक जो है
अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व हुई। कैसे सॉल्व हुई कि इनके अलग होने की वजह से इनकी कैबिनेट भी अलग अलग बनी। जहाँ एक ही कैबिनेट होती थी वहाँ पे अब 2-2 या 3-3 कैबिनेट बनने लग गई, तो इसलिए उनकी जॉब्स बढ़ी, उन्होंने नए फिल्म्स वगैरह लगाए, तो इससे काफ़ी हद तक कमी आई। सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी, जापान जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है। हैज़ रिमेन्ड इन रिकशन virtually all the 1990s. There has been in general rise in the rate of unemployment in many low income countries LIC over the last 2-3 decade. ठीक है, जापान जो है वो सेकंड जो है अब मोस्ट स्टेबल इकोनॉमिकली है, लेकिन उसका भी 1990s के अंदर जो है वो बुरा हाल था। Definition of unemployment. While unemployment can be defined the term of absolute number in most cases, it is a rate of unemployment which enables cross-country comparison. The unemployment rate is defined as the ratio of number of unemployed people divided by the sum of एम्प्लॉयड पीपल, यानी कि अनएम्प्लॉयड पीपल कितने हैं उनको डिवाइड कर लिया जाए एम्प्लॉयड लोगों से, तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। जो रेशियो है बेसिकली, रेशियो अगर 3 से 4 हो तो वो जो यूजुअली कंसीडर्ड की जाती है लो है अनएम्प्लॉयमेंट, 3 से 4 तो होती है। 10 से 15 कंसीडर्ड की जाती है हाई, और 20% से ऊपर जो है वो एक्सट्रीमली हाई तस्वुर की जाती है। ये MCQs हैं, याद कर लीजिएगा। 3 से 4 लो, 10 से 15 हाई, और 20 से ऊपर वेरी हाई, एक्सट्रीमली हाई। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द स्टेट इन विच, अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली जो मैंने आपको स्टार्ट में लेक्चर में बताया कि ये स्टेट है कि जिसमें लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम ना मिल रहा हो। ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं और उन्हें काम ना मिल रहा हो वो बेसिकली अनएम्प्लॉयड हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट 3 से 4 किस्म की होती है। पहली है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब वर्कर जो है वो कह रहा हो कि मुझे ये जॉब पसंद नहीं है, मैं कोई और जॉब ढूंढता हूँ, या फिर एक स्टूडेंट जो बिल्कुल नया कॉलेज से आउट हुआ है और वो पहला 1-2 साल जो है वो जॉब की तलाश में हो, वो जो तलाश है जॉब की वो बेसिकली फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली होती है कि काज बाय मिसमैच बिटवीन लोकेशन ऑफ अ जॉब एंड लोकेशन ऑफ अ जॉब सीकर, यानी कि स्ट्रक्चरल बेसिकली एक ब्रॉड टर्म भी है जिसके अंदर सारे इंक्लूड होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है कि अगर एक बंदा लाहौर में है और जॉब जो है वो सरगोदा वगैरह में हो, लोकेशन मिसमैच कर रही हो, तो वो जॉब ना ले सक रहा हो, तो भी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट, उस अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि जोग्राफिकली इन टर्म्स ऑफ स्किल्स हो। ठीक है, द मिसमैच कम्स बिकम अनएम्प्लॉयमेंट और अनविलिंग टू अनेबल टू चेंज जोग्राफिकल और स्किल्स। ये वही बात है कि जो अपनी जो कहता है मुझे सरगोदा में ही जॉब चाहिए, मुझे लाहौर में जॉब नहीं चाहिए, मैंने अपने माँ बाप के पास रहना है, अपने घर में ही रहना है, मैंने यहीं पे जॉब करनी है, ऐसे बंदे फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि किसान जो हैं वो अगर जो है फसलों की काश्त करते हैं तो एक सीज़न ऐसा आता है कि जिसमें फसलें काश्त नहीं होती। जैसे कि अमेरिका, ये इधर रशिया वाली साइड पे, अपर साइड पे चले जाएं तो वो सिर्फ गर्मियों में थोड़ी बहुत सर्दी कम होती है वहाँ पे, पाकिस्तानी गर्मियों में वहाँ पे थोड़ी बहुत सर्दी कम होती है जब वो फसलें काश्त कर सकते हैं। सर्दियों में तो माइनस में टेम्परेचर होता है और बर्फ़ रहती है तो वो फसलें काश्त नहीं कर सकते, तो वो एक सीज़नल इशू चल रहा है। ठीक है, सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है। Cyclic unemployment, also known as demand deficient unemployment, occur when there is not enough aggregated demand for the labor. Cyclic unemployment वो होती है कि जब लोगों को एक साइकिल पूरा होने के बाद निकाल दिया जाता है अगर उनकी जो है डिमांड पूरी ना हो रही हो। अब मेरी फर्म है, मेरी प्रोडक्शन कम आ रही है, तो मैं ऐसा क्यों करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करूँ जो मेरे बिक ही नहीं रही चीज़।
तो मैं करूँगा आप प्लीज़ जो है लेबर्स को जो है 10 अगर होंगे तो 10 में से मैं 5 कर दूँगा, क्योंकि मेरे सामान बिक ही नहीं रहा है, वो ऐसे फ्री में बैठे हैं, मेरे ऊपर बोझ हैं। तो वो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होती है। टेक्नोलॉजिकल बेसिकली होती है कि काफ़ी जो है चीज़ों ने इंसानों की जगह ले ली है, आईटी की फ़ील्ड आ गई है जैसे। तो इसकी वजह से जो हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट हुई है वो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट हुई है। क्लासिकल और रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन रियल वेज फॉर अ जॉब आर सेट अबव द मार्केट क्लियरिंग लेवल। दिस इज़ ऑफन एज अ रिज़ल्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड मिनिमम वेज और यूनियंस। यानी कि जब जो हमारे पास किसी बंदे को इतनी सैलरी दे दी जाए, एक ही बंदे को, बाकी भर्ती ना किए जाएं बंदे, तो भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। वेज रेट जो गवर्नमेंट ने डिफ़ाइन कर दिया, मार्केट क्लियरिंग लेवल है, उससे अप हो जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? ये कास्ट, ये मेरा पेपर में क्वेश्चन आया था 5 नंबर का, इसे गौर से सुनिएगा। कास्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है बेसिकली कि जब इंडिविजुअल, कास्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट उस टाइम डिपेंड कर रही होती है, उस पे लागू होती है जब एक बंदा जॉब करना चाहता है लेकिन जॉब उसे नहीं मिल रही होती है। ऐसा बंदा जो जॉब नहीं करना चाहता, उसे जॉब नहीं मिल रही, तो वो सेपरेट केस होता है। आउटपुट एंड हैंस नेशनल इनकम इज़ लोअर देन पोटेंशियल। आउटपुट लो हो जाती है, ठीक है। नेशनल इनकम बेसिकली जो है जीडीपी हमारा डाउन हो जाता है। जीडीपी क्यों डाउन होगा? क्योंकि लोग ही काम नहीं करेंगे, पैसा बनेगा ही नहीं, पैसा नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली जो है इनकम हमारी लो हो जाएगी। गवर्नमेंट लॉसेस टैक्सेस रेवेन्यूज़। गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल रहा होता, जब वो पे ही नहीं, कुछ कमाएंगे ही नहीं, तो टैक्स कहाँ से मिलेगा? टैक्स तो इनकम टैक्स वगैरह जो कटना होगा वो नहीं कटेगा। फिल्म लूज रेवेन्यूज़ एज दे कुड हैव एम्प्लॉयड मोर वर्कर्स एंड प्रोड्यूस एंड सेल मोर। फिल्म जो है वो अल्टीमेटली लूज़ कर सकती हैं, क्योंकि वो अगर ज़्यादा बंदों को रखें तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी और फिर ज़्यादा कमाएंगी। अदर वर्कर लॉस एडिशनल वेजेस दैट दे माइट हैव अदरवाइज बीन एबल टू अर्न विद हायर नेशनल आउटपुट। यानी कि अगर ओवरऑल नेशनल इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ने से जो वेजेस रेट हैं वो भी हाई होंगे, तो वेजेस रेट हाई नहीं हो रहे, किसकी वजह से? अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। देयर इज़ जनरल टेंडेंसी फॉर क्राइम एंड वायलेंस। अब ये जो है MCQs है, मेरे पास आया था कि इससे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। वो इफ़ेक्ट ये हो रहा है कि क्राइम जो है वो भी बढ़ गए हैं, स्ट्रीट क्राइम। अब बंदे के पास काम ही नहीं है, वो गली मोहल्ले में ही फिरेगा, गुंडागर्दी करेगा, तो वो क्राइम बढ़ जाएंगे। LF लेबर फोर्स। लेबर फोर्स वो फोर्स होती है जिसमें एक्सेप्टिंग जॉब शामिल हो, ऐसे लोग जिसमें एक्सेप्टिंग जॉब शामिल हो, ठीक है। AJ लेबर फोर्स यू हैव टू विलिंग टू एक्सेप्ट पर्टिकुलर जॉब। दिस इज़ अ डिस्टिंक्शन विल बी डिवेल्प फर्दर शॉर्टली, ठीक है। उसके अंदर यही कुछ था। डिफरेंशियल प्रॉब्लम विद अनएम्प्लॉयमेंट रेट। Keeping the AJ and LF distinction aside, while there can be some other definitional problem with the unemployment, lower than it actually is, there are two common reasons: unemployment and disgust unemployment. Unemployment refers to the situation when a person is reported as employed but is actually only doing a part-time job. Disgust employment is situation where a person gets a salary but does not really have a job to do. अब दो किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एक होती है अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरी होती है डिसगस्ट, यानी कि बस क्या कहें, बुरे अल्फाज, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बेसिकली होती है कि एक बंदा काम करना चाह रहा हो, लेकिन एक बंदा पार्ट टाइम जॉब कर रहा हो और वो जो है बेसिकली एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है तस्वर किया जा रहा हो, ठीक है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है बेसिकली। डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द सिचुएशन, एक बंदा सैलरी ले रहा है, अ पर्सन गेट्स अ सैलरी बट डज़ नॉट रियली हैव अ जॉब टू डू। एक बंदे के पास सैलरी फिर कहाँ से आ रही है? वो जो आ रही है वो डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है, कि वो सैलरी उसके पास आ रही है लेकिन एक्चुअली वो अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट हो रहा है। ऑफन केस सक्सेस वर्कर्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स,
ठीक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बंदे बढ़ जाते हैं तो कोई काम करने को होता नहीं है, तो वो बैठे रहते हैं, वहाँ पे जाते हैं और बैठ के आ जाते हैं, पैसे उनको मिल रहे हैं, ठीक है। हायर दैन द एक्चुअल, द पॉसिबल रीज़न कुड बी द एक्सटेंसिव ऑफ चाइल्ड लेबर। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की कुछ रीज़न्स हैं जो कि बयान की गई हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि वाई अनएम्प्लॉयमेंट इज़ हायरिंग इन एनी सोसाइटी। द एक्सटेंसिव ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा हो गई है, जो कि एक बंदे ने जगह लेनी थी उसकी जगह चाइल्ड लेबर ने ले ली है, एक बच्चे ने ले ली है। इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन स्किल एंड जॉब, यानी कि स्किल जो है वो प्लम्बर है लेकिन जॉब जो है वो मोचियों की अवेलेबल है कहीं पे, तो वो इनकम्पैटिबल है, ठीक है। पीपल डूइंग मोर दैट वन जॉब, अब लोग जो हैं वो एक से ज़्यादा जॉब कर रहे हैं। कैसे जॉब कर रहे हैं? अब एक डॉक्टर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो घर सुबह को जो है वो उधर होता है हॉस्पिटल में, उसके बाद आके शाम को अपनी क्लिनिक चला रहा होता है। तो या वो एक काम कर ले, या वो क्लिनिक चला रहे या फिर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाए। क्लिनिक की जगह पे कोई ना कोई और जो है डॉक्टर वो जगह ले लेगा तो एम्प्लॉयमेंट फिल हो जाएगी, या पार्ट टाइम जॉब भी हो सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट गिव टू द स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, यानी कि जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं उन्हें बेनिफिट दिया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं, ये लो तुम बैठो, ये जो है हम तुम्हें रिलीफ़ दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर आदत हो जाती है, ठीक है पैसे तो मिल ही जाने हैं, सरकट चल जाना है, तो क्यों हम एम्प्लॉयमेंट करें, ठीक है। 3 थ्योरीज़ हैं अबाउट द काज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, 3 व्यूज़ अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। एक है किन्जियन, मोनिटरस व्यू और क्लासिकल व्यू। मोनिटरस व्यू ये कहता है कि देयर इज़ अ फर्स्ट सप्लाई साइड फॉर द लेबर एज मैंशनड अर्लियर, हाउएवर अ डिस्टिंक्शन बिटवीन मेड LF and AJ labor force and accepting job. Labor force stand for the size of labor force is drawn in upward sloping fairly inelastic line in wage, number and workers. Force would be expected fairly. अब वो कह रहा है बेसिकली कि जब लेबर फोर्स हमने ड्रा की एक लाइन, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। ये अब ये देखें, लेबर फोर्स का जब ड्रा किया तो हमारे पास रियल वेज W स्टार पे ये एक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा था लेबर फोर्स पे, लेकिन एक्सेप्टिंग जॉब हमारे पास जो है वो इस पॉइंट पे एक्विलिब्रियम आ रहा है। क्यों ये कम हो रहा है? यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रही है। क्यों ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रही है? वो इस वजह से कि ये AJ जो है और LF जो है इनमें डिफरेंस ज़्यादा हो गया। जब अगर इनमें डिफरेंस कम कर दिया जाए तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट इशू सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली ये लुब्बे लबाब मैंने आपको बताया है, इसका व्यू ये था, ठीक है। ये सारा अगर आप व्यू पढ़ना चाहें तो व्यू पढ़ लें। बेसिकली मैंने आपको लुब्बे लबाब बता दिया है कि नंबर ऑफ़ वर्कर्स यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट इस साइड पे, वर्किंग इस साइड पे, अनएम्प्लॉयमेंट इस साइड पे और वर्किंग जो हमारी होगी वो इस साइड पे होगी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट इस साइड पे और वर्किंग इस साइड पे। और रियल वेजेस यानी कि जो तनख्वाह है वो अप जा रही है इस साइड पे। जैसे जैसे तनख्वाह बढ़ रही है वैसे वैसे लेबर फोर्स जो है वो वर्कर्स बढ़ते जा रहे हैं। तनख्वाह बढ़ रही है, वर्कर्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक्सेप्टिंग जॉब वाले जो हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। एक्सेप्टिंग जॉब वाले ये हैं। तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ से यहाँ पे यानी कि मज़ीद अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ चली जाती है जब हम थोड़ा सा वेज रेट बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि AJ और LF के दरमियान ज़्यादा फासला है। तो ये लुब्बे लबाब था बेसिकली, आप ये पढ़ लीजिएगा। क्लासिकल व्यू ये कहता है कि इसेंशली वोलेंटरी फ्लैमेंट काज बाय वेज रेट। वो कहते हैं वेज रेट जितना ज़्यादा होगा मार्केट क्लियरिंग लेवल से। ये क्लासिकल व्यू मैंने आपको 25वें के 26वें लेक्चर में भी आपको बताया है कि क्लासिकल व्यू क्या था अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, कि वेजेस रेट जो हैं वो मार्केट क्लियरिंग लेवल से जो है वो लो हो रहे हैं और मज़ीद लो होते जा रहे हैं, ठीक है। ये वहाँ से आप देख लीजिएगा, लेक्चर लंबा हो रहा है, वो लेक्चर सुन लीजिएगा। किन्जियन व्यू
किन्सियन व्यू ने जो है वो बेसिकली लोकेटेड द ओरिजिन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डेफिशिएंट एग्रीगेटेड डिमांड। एग्रीगेटेड डिमांड जो है वो डेफिशिएंट हो रही है। क्यों डेफिशिएंट हो रही है? अकॉर्डिंग टू हिम, इफ़ एग्रीगेटेड डिमांड कुड बी बूस्टेड बाय पंपिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दिस वुड बी काज बाय डिमांड फॉर लेबर टू इंक्रीज़। यानी कि एग्रीगेटेड जो डिमांड है वो कम हो रही है। अगर गवर्नमेंट पैसा लगाए, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर पे डिमांड को बढ़ा दे, यानी कि वो अपने पास कंज्यूम कर ले और डिमांड को बढ़ा दे, तो डिमांड बढ़ेगी और जो हमारी फर्म्स वगैरह हैं वो मज़ीद लेबर्स को हायर कर सकेंगी। तो उसने ये सारी बात की है कि किसके बारे में? डेफिशिएंट एग्रीगेटेड डिमांड के बारे में। मोनेटरिस्ट व्यू ने कहा कि ये जो चीज़ें हैं ये ऐसी नहीं हैं, वेज रेट के डिक्रीज़ करने से भी नहीं होगी और डिमांड इंजेक्शन से भी नहीं होगा। पहले व्यू ने, क्लासिकल व्यू ने कहा कि वेज रेट आप डिक्रीज़ कर दो तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, यानी कि एक बंदा 1 करोड़ रुपया तनख्वाह ले रहा है, अगर आप वेज रेट उसका बढ़ा दो 50 लाख पे, आप 2 बंदे रख लो। क्लासिकल व्यू ये था। डिमांड इंजेक्शन वाला जो था वो इसका आपको मैंने बताया है अभी, डिमांड इंजेक्शन वाला व्यू ये था। अब इसने कहा है मोनेटरिस्ट ने कि शिफ्टिंग द एजे कर्व टू द राइट, यानी कि एक्सेप्टिंग जॉब वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करो। जितने लोग जॉब एक्सेप्ट करेंगे वो जो है लेबर फोर्स और एक्सेप्टिंग जॉब वाले अगर दोनों इकट्ठे एक ही हो जाएं, दोनों में कोई डिफरेंस ना रहे, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये इसका व्यू था। इसके बाद फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वही बताया गया और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गई होगी। मेन चीज़ पूरे जो है इसका जो है ये लुब्बे लुबाब इसी के ऊपर है जो मैंने आपको बयान किया है कि क्लासिकल व्यू कहता है कि वेज रेट डिक्रीज़ कर दो तो अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व हो जाएगी, यानी कि 1 करोड़ पे 1 बंदा रखा है तो 50-50 लाख पे 2 बंदे रख लो। डिमांड इंजेक्शन वाला कहता है, ये हमें कहता है डिमांड इंजेक्शन। किन्सियन व्यू कहता है डिमांड इंजेक्ट करो, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो डिमांड इंजेक्ट करे। लेकिन मोनेटरिस्ट कहता है कि दोनों से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, वो प्रॉब्लम सिर्फ सॉल्व होगी एजे कर्व को, एक्सेप्टिंग जॉब वाले लोगों को। सब लोगों को डंडा दो कि सब लोग जो हैं वो जॉब एक्सेप्ट करें, जहाँ पे जॉब मिल रही है जॉब करो, जैसी जॉब मिल रही है जॉब करो। ठीक है, होप सो लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।